अपना ज्ञान बढ़ाइए। प्रश्न, बौद्धिक ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? 1 उत्तर, गौतम बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली पर बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा के रूप में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गईं और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश द्वीप का इतिहास और महावंश महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। प्रश्न, स्वतंत्र भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ? उत्तर, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन मई 1946 में मंत्री मिशन योजना के तहत किया गया। इस योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश भारत से तथा 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। इस सभा ने 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यूरोप में मध्यकाल में आए सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण कहते हैं। यह आंदोलन इटली से आरंभ होकर पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन का समय 14वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। पुनर्जागरण जैसी संचेतना है जिसने विवेक व सोच को सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में प्रेरित किया तथा जीवन के हर पक्ष को प्रभावित किया। इस काल में नए नए विचारों जैसे मानवतावाद, बुद्धिवाद और जानकारी प्राप्त करने की भावना का विकास हुआ। प्रश्न, फ्रांसिस बुकानन कौन था? उत्तर, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया और बंगाल चिकित्सा सेवा में 1794 से 1815 तक कार्य किया। कुछ वर्षों तक वो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली का शल्य चिकित्सक रहा। कलकत्ता में अपने प्रयास के दौरान उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर कहलाया। वे थोड़े समय के लिए वानस्पतिक उद्यान के प्रभारी रहे। बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। 1815 में वो बीमार हो गए और इंग्लैंड चले गए। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जायदाद के वारिस बने और उन्होंने उनके वंश के नाम हैमिल्टन को अपना लिया। इसलिए उन्हें अक्सर बुकानन हैमिल्टन भी कहा जाता है। प्रश्न, रानी दुर्गावती कौन थी? उत्तर, रानी दुर्गावती मध्यकालीन भारतीय इतिहास की महानतम वीरांगना थी। उन्होंने वीरता, अपूर्व साहस और धैर्य के साथ दिल्ली के मुगल शासक अकबर की साम्राज्य लिप्सा का सामना किया। रानी दुर्गावती महोबा की चंदेल राजकुमारी थी। उनका विवाह गढ़ा के शासक दलपति शाह के साथ हुआ था। विवाह के लगभग 8 वर्ष बाद दलपति शाह का निधन हो गया। दुर्गावती ने बहुत ही कुशलता एवं वीरता के साथ राज्य की प्रबंध संभाला तथा मालवा के शासक बाज बहादुर के आक्रमण को विफल कर दिया। दिल्ली के सम्राट अकबर ने गढ़ा राज्य की विशालता और धन संपन्नता के बारे में सुना तो उसने अपने साम्राज्य लिप्सा की पूर्ति के लिए अपने सेनापति आसफ खां को एक बड़ी सेना के साथ गढ़ा पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। रानी दुर्गावती ने अकबर की अधीनता के स्थान पर उसकी सेनाओं के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। 1564 ईस्वी में आसफ खां ने गढ़ा पर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के साथ आसफ खां की सेना का सामना किया और राज्य की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रश्न, नाभिकीय शीत ऋतु न्यूक्लियर विंटर क्या है? उत्तर, पिछले कुछ वर्षों में नाभिकीय शीत ऋतु और नाभिकीय रात्रि न्यूक्लियर नाइट पर अनुसंधानों की झड़ी सी लग गई है। समस्या यह है कि यदि नाभिकीय युद्ध छिड़ता है तो उसकी समाप्ति के बाद पृथ्वी की कैसी स्थिति हो जाएगी। हिरोशिमा में लगभग 2 लाख लोग काल के गाल में समा गए थे। इस समय जितने अस्त्र उपलब्ध हैं उनसे एक साथ 240 अरब लोगों को मौत के मुंह में डाला जा सकता है, जबकि आज सारी दुनिया की आबादी केवल 5 अरब से कुछ अधिक है। द्वितीय विश्व युद्ध की पूरी अवधि में जितने बमों का प्रयोग हुआ था उनकी कुल शक्ति 3 या 4 मेगाटन से अधिक न थी। पिछले वर्षों में दुनिया की महाशक्तियों ने इतने अधिक मेगाटन शक्ति के न्यूक्लियर बम बना लिए हैं कि उनसे दूसरे महायुद्ध की तरह के 5000 महायुद्ध लड़े जा सकते हैं।
यदि परमाणु युद्ध होता है तो इतने सारे नाभिकीय परम पृथ्वी से सभ्यता को सदैव के लिए मिटा देंगे। कई सप्ताह तक जंगल और शहर जलते रहेंगे और धुएं के साथ बहुत सारे जहरीले पदार्थ भी वायुमंडल में पहुंच जाएंगे। रेडियोधर्मी पदार्थों के अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, डाइऑक्सीन और अन्य अनेक प्रकार की विषैली गैसें वायुमंडल में फैल जाएंगी, जिनसे अरबों की संख्या में पक्षी, पशु और मनुष्य मरेंगे। बिजली, पानी और चिकित्सा की सुविधाएं कहीं उपलब्ध नहीं होगी। नाभिकीय युद्ध के पश्चात पृथ्वी का वायुमंडल बड़ी तेजी से बदलेगा। धूल और धुएं के बादल सारी पृथ्वी को घेरे लेंगे तथा दिन का उजाला अंधेरी काली रातों में बदल जाएगा। इस नाभिकीय रात के बावजूद शुरू होंगी नाभिकीय शीत ऋतु, जिसमें धरती का तापमान 0 से 50 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाएगा। पृथ्वी के सभी जीव जंतु काल कबलित हो जाएंगे और सारी वनस्पति नष्ट हो जाएगी। प्रश्न, घनत्व धारा डेंसिटी करंट क्या है? उत्तर, जल के घनत्व के अंतर के कारण महासागर में उत्पन्न हुई जल धाराएं है। ठंडे और खारे जल का घनत्व अधिक और गर्म और कम खारे जल का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है। अधिक घनत्व वाला भारी जल नीचे बैठता है, जिससे सागर अपेक्षाकृत नीचे रहता है। अतः अधिक घनत्व वाले सागर की ओर, कम घनत्व वाले सागर की ओर से सतह पर धाराएं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार उत्पन्न धारा को घनत्व धारा कहते हैं। अपना ज्ञान बढ़ाइए लेख समाप्त होता है। पृष्ठ 165।